एक्चुअली हम लोगों का जुडिशल सिस्टम है कौन सा बेसिस में चलता है, ठीक है। मतलब इंग्लैंड के हिसाब से चलता है या कहाँ से हम लोग बोरो किए, यूके से क्या क्या चीज़ बोरो किए और यूएसए से क्या क्या चीज़ बोरो किए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो जुडिशल सिस्टम का प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ कहाँ है, ये सब चीज़ हम लोग एक्चुअली में जुडिशल सिस्टम में देखेंगे। और भी देखेंगे कि जज जो होता है, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, रिमूवल कैसा होता है, ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ है जैसे हम लोगों का जुडिशल सिस्टम में क्या क्या इशूज़ है उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या इनएफिशिएंसी मतलब प्रॉब्लम है जो हम लोग उसको ठीक करेंगे तो और भी एक मतलब अच्छे हम लोग जुडिशल सिस्टम बना सकते हैं एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए। क्लियर। तो पहला चीज़ जो जुडिशल सिस्टम का होगा कि पहले हम लोग पहले तो जानेंगे कि हम लोग का जुडिशल सिस्टम का जो पावर है, ठीक है, मतलब जो भी प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले अगर देखें तो पहले हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि जुडिशल सिस्टम का जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट जो आर्टिकल है, ठीक है, फर्स्ट मतलब जो पहला जो है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या दिया है कि जो भी फंडामेंटल्स राइट है, ठीक है, जैसे हम लोगों का आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होता है ना, आर्टिकल्स 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होता है। तो फंडामेंटल राइट में क्या है कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या जुडिशियल को एक क्या पावर दिया है कि कोई भी चीज़, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसा चीज़ करता है कि मतलब कोई भी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशंस बताने का जो राइट है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है। कोई भी लॉ को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट है, किसके पास है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तो आर्टिकल 13 हो गया। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है कि कौन सा जो चीज़ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में है, तो वो चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला तो हम लोगों को देखा कि आर्टिकल जो 13 है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और रीट्स को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो आर्टिकल 32 में दिया गया है जो फंडामेंटल राइट जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट्स करते हैं उसके बारे में। क्लियर। और नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 तो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, दो आर्टिकल फंडामेंटल में राइट के अंदर आया है, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 50 है वहाँ पे क्या दिया है कि जुडिशरी की जो सेपरेशंस ऑफ पावर है, ठीक है, मतलब सेपरेशंस पावर जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियर जो इंडिपेंडेंट है वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर या जो भी ऑफिसर्स है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो जुडिशियरी के ऊपर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट ना कर सके या उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसलिए हम लोग जो सेपरेशंस ऑफ पावर का जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। तो ये सब आर्टिकल को हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से MCQ क्वेश्चंस बन सकता है कि ऐसा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है या आर्टिकल 50 में। ऐसा तो डायरेक्टली नहीं होता है कि आर्टिकल 50 में क्या है, 60 में क्या है। कोई भी एक मतलब आर्टिकल्स बताएंगे कि ये वाला कौन सा आर्टिकल में आता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल है जुडिशियरी के लिए वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। 7-8 ही इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल होंगे, 10 के आसपास इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। वही चीज़ सिर्फ हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 में क्या है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का है, जो कोई भी जुडिशरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे कोई अगर चीफ मिनिस्टर है कि वो अगर हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस कर सके अपने हिसाब से जजमेंट पास करने के लिए, तो ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा पावर नहीं होता है क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट पावर होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 129 अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना था, कंटेम्प्ट पावर होता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी जजमेंट अगर आया है, ठीक है, जैसे कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जजमेंट आया है उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। जैसे अगर कोई जजमेंट आया है कि जैसे इंटर स्टेट का कोई प्रॉब्लम हुआ कि वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, तो उनके जजमेंट आया कि हाँ ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल के रहेगा और ये वाला एरिया बिहार का रहेगा। तो ये तो जजमेंट तो आ गया, लेकिन जजमेंट को जो इम्प्लीमेंट करना है उसको पावर का हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ पावर, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कंटेम्प्ट ऑफ पावर, वो कोर्ट के पास ही होता है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ पावर, तो सुप्रीम कोर्ट तो नॉर्मली डील करता है, कहाँ पे डील करता है, जो जिनका डिस्प्यूट स्टेट के साथ है, मतलब यूनियन के साथ है, वही जगह में सिर्फ डील करता है, ठीक है। और भी चीज़ों में डील करते हैं, लेकिन मेन काम क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, मेन काम होता है
कि अगर कोई भी जैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट है या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे कोई भी केसेस को लेके या कोई भी इश्यूज के लेके, उस केस को सिर्फ सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। और भी 3 तरह का और भी बहुत सारे होता है, ठीक है। जो मेन जो एक्चुअली मतलब काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है यूनियन की तरफ से जजमेंट करना, ठीक है। मतलब यूनियन का जो प्रॉब्लम है या सेंट्रल स्टेट जो प्रॉब्लम है या स्टेट में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या होता है कि जो सेंटर का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई मतलब कहीं भी जगह फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट कौन हम लोगों को प्रॉमिस करता है? जो यूनियन ऑफ इंडिया हम लोगों को प्रॉमिस करता है, जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब जो भी डायरेक्टली सेंटर की तरफ से जो भी इम्प्लीमेंट होता है लॉ, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और होता है एपिलेट जुरिडिक्शंस। क्या होता है कि और भी 3 तरह का मेनली जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट काम करता है। मेन तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में काम करता है, वो आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ है एपिलेट जुरिडिक्शन। वो क्या होता है कि जैसे कोई भी केस, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी केस था, ठीक है, हाई कोर्ट में जजमेंट दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट को जजमेंट को वो जो एपिलेट थे वो माना नहीं, ठीक है। जो उनको केस किए थे वो मतलब जो उस केस में जिसके ऑपोजिट में राय आया, ठीक है, वो माना नहीं उसको, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अपील कर सकता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एपिलेट जुरिडिक्शन। मतलब जो चीज़ हाई कोर्ट में सॉल्व होने के बाद या हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, सेंटर स्टेट प्रॉब्लम या यूनियन का प्रॉब्लम के अलावा। और भी होता है कुछ एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। क्या होता है कि वो स्पेशल केसेस में होता है, जैसे वो प्रेसिडेंट्स एडवाइज करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी स्पेशल केस को जजमेंट करना है। जैसे अगर कोई भी हम लोगों का टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई भी इंटरनल ऐसा बड़ा कुछ इश्यूज हो गया जिनको मतलब देश के लिए, ठीक है, जजमेंट देना या जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए क्या करते हैं सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज करते हैं कि ये जो केस है इनके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। वो कौन सा आर्टिकल में है? 131 आर्टिकल में है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चीज़ हम लोग और भी आगे और भी जानेंगे कि क्या कैसे काम करते हैं। अभी सिर्फ हम लोग कौन सा प्रोविजंस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग एक एक करके सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या हुआ है कि स्पेशल लीव अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी PIL फाइल होता है, ठीक है, PIL फाइल मतलब एक चीज होता है ना कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, मतलब कोई भी अगर बड़े मतलब एक प्रॉब्लम जैसे किसी भी एरिया में, ठीक है, कोई भी एक समुदाय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो वहाँ पे कोई जस्टिस मतलब कोई केस भी नहीं कर रहा है, कोई कोर्ट जा भी नहीं रहा है। जाने का मतलब बहुत सारे होता है ना, जो पिछड़ी इलाका होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सब लोग तो कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो इनमें कि उनके बिहाफ में दूसरा कोई केस फाइल कर सकता है, ठीक है, उस केस को लड़ने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब केस फाइल सिर्फ कौन कर सकता है? अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे बिहाफ में कोई केस फाइल कब कर सकता है? अगर वो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। वो सिर्फ क्या होता है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है ये हो तभी वो PIL फाइल होता है। अगर छोटा प्रॉब्लम लेके जाओगे जिनका चोरी हो गया है और मैं उनके बिहाफ में आया हूँ तो केस फाइल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ बता। आम आदमी की तरफ से, हाँ, आम आदमी की तरफ से, जैसे कोई भी एरिया है जहाँ पे क्या होगा सबका प्रॉब्लम है, जैसे पूरा गांव का प्रॉब्लम है, पूरा कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के जस्टिस अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी, जैसे कोई लॉयर है या कोई भी वो एडुकेटेड है या कोई भी लीडर है या सोशल लीडर है, वो उनके सब लोगों के बिहाफ पे वो केस फाइल कर सकता है। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से एक ड्राफ्ट बनाएंगे, उस ड्राफ्ट के बेसिस पे क्या होगा कि सबका सिग्नेचर लगेगा कि हाँ ये हम लोग मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़
सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो केस आगे बढ़ेगा, और अगर वो केस रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो PIL के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ हम लोगों को जानना है। सिर्फ यही चीज़ हम लोगों को समझना है कि जो स्पेशल स्लीप अपील्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो हो गया PIL। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे चीज़ के ऊपर अपील कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी, जैसे हम लोगों का जो जुडिशियल रिव्यू का हम लोगों का सिस्टम है इंडिया में, कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको सॉल्व करना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू वो खुद से भी इनिशिएट कर सकता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो वो हम लोगों का कौन सा आर्टिकल में है, 136 आर्टिकल में वो चीज़ हम लोगों का दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकती है अगर कोई केस फाइल भी ना करे तो। हाँ, अगर कोई केस फाइल भी नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए फिर और भी अलग प्रोविजंस है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए और भी प्रोविजंस है। जो जुडिशियल जो रिव्यू का प्रोविजंस है वो उसके मतलब जो रीड्स से या जो भी हम लोग रिव्यू करते हैं या रीड्स मतलब इनिशिएट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स होता है कि अगर कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से उस केस को इनिशिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो वो उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है इतना, ठीक है। दूसरा होता है कि आर्टिकल 42, मतलब बहुत सारे हम लोगों का आर्टिकल हो गया, ठीक है, कि 10-12 आर्टिकल, तो क्योंकि हम लोगों का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उनमें जो जुडिशियल है इंडिया, मतलब जुडिशरी ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर है कि पार्लियामेंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जुडिशियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोगों को कम से कम 10-15 आर्टिकल तो पढ़ना ही है इसके बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है सबसे अच्छे से, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है सबसे अच्छे से, और हम लोगों को जो जुडिशियरी है, ये अगर 3 मेन चीज़ अगर कवर कर लिए तो आधा पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटी तो यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 ही बड़ा मतलब मेन टॉपिक होता है पॉलिटी का, और बाकी टॉपिक तो साइड का टॉपिक होता है। वो अगर मेन टॉपिक को हम लोग समझ लिए तो फिर मतलब साइड से, आसपास से हम लोग बाकी चीज़ समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 42 में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने पिछले भी बताया ना कि उनको आर्टिकल 42 या 142। हाँ 142, हाँ तो 142 में क्या हुआ है, 142 क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करना है। उस ऑर्डर को मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक जैसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है, टाइम पे ऑर्डर अपडेट होता है। जैसे लास्ट में एक फाइनल ऑर्डर आता है, जैसे कोई भी केस, बड़ा केस चलता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, ठीक है, उसके ऊपर फिर दोबारा डिबेट हुआ, तो फिर लास्ट में एक फाइनल डिक्रीजेस आता है या ऑर्डर्स आता है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो 142 आर्टिकल्स में हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जैसे बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पावर है, सुप्रीम कोर्ट भी इम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी लॉ को, मतलब कोई भी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो हाई कोर्ट को भी पास होता है ना, तो हाई कोर्ट का जो पास होता है वो कौन सा आर्टिकल में दिया है, वो 215 आर्टिकल में वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट और रिट्स भी कर सकते हैं, बहुत तरह के रिट्स करते हैं। रिट्स एक्चुअली क्या होता है, रिट्स हम लोग बाद में जब मतलब एडवांस में क्लास करेंगे जुडिशरी के बारे में, क्योंकि ये मतलब फाउंडेशंस क्लास है, एडवांस में जब क्लास करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिट्स को हम लोगों को टाइप ऑफ रिट्स पढ़ना पड़ता है। तो रिट्स में सिंपल से बता देता हूँ रिट्स क्या होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी को कुछ चीज़ कहना होता है, जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चीज़ है, उनको कुछ ड्यूटीज़, मतलब उनका कोई काम है जो सुप्रीम कोर्ट उनको करने के लिए कहेंगे कि ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताने का जो राइट होता है कि हाँ मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम ये चीज़ करो, सोसाइटी के लिए काम करो, या तुम ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ये नहीं कर सकते हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बॉडीज़ या कोई भी प्राइवेट बॉडी या को जो भी जब वो सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, ठीक है, तो वो रिट्स जारी करते हैं, तो उसे वो 5 टाइप ऑफ रिट्स होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रिट्स के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट के बारे में, वो आर्टिकल 226 आर्टिकल्स में एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शंस क्या है, जुरिडिक्शंस मतलब जैसा होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग कोर्ट का अलग अलग जुरिडिक्शंस होता है कि कौन सा कोर्ट कहाँ पे मतलब कौन सा केस कहाँ पे जाएगा, ये वाला अगर इस एरिया में कोई भी मतलब इंसिडेंट हुआ है
तो कौन सा कोर्ट में जाएगा। जैसे कोई अगर जैसे वेस्ट बंगाल में रहता है लेकिन उसका जो मतलब इंसिडेंट हुआ है वो मुंबई में हुआ है, तो वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट में आएगा या मुंबई का हाई कोर्ट में आएगा, कौन सा कंडीशंस में क्या होगा, वो चीज़ इस प्रोविजंस में हम लोगों को आर्टिकल 227 में दिखता है नॉर्मली। ठीक है। और आर्टिकल अगर हम लोग 235 देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो जैसा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हम लोगों का जुडिशियरी का हेड होता है, उनको बाकी जितने सारे जुडिशियल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, तो इनको क्या करना होता है, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करना होता है ना कि किस बेसिस पे चलेगा, उनका जो भी प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है उनको कंट्रोल करते हैं सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली। तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल करने का जो प्रोविजन है या पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 235 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग 247 आर्टिकल देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी हाई कोर्ट से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे अगर कोई सही से जज मतलब जुडिशियरी सिस्टम चल नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी सही से जजमेंट नहीं आ रहा है या जस्टिस लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास वो पावर होता है कि वो नया से कोई भी जुडिशियल प्रोविजंस बना सकता है, नया जुडिशियल मतलब टर्बुन मतलब जो भी होता है ना, अलग से कोर्ट बना सकता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन से या जो पार्लियामेंट्री लॉज है, जो पॉलिसी बनाते हैं लेजिस्लेचर में, वो सही से इम्प्लीमेंट हो। ठीक है। अगर जैसे होता है ना कि अगर गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि जुडिशियर कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो जुडिशियर अगर जस्टिस सही से नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता होगा ना वो चीज़, जस्टिस सही से लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, या जो भी टाइम पे उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए टाइम पे जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, अलग से एक नया कोर्ट बना सकता है। ठीक है। या कोर्ट को डिविजन्स कर सकता है, ब्रांचेस बढ़ा सकता है, ठीक है, जज बढ़ा सकता है। तो ऐसे करके क्या होगा, जो भी पॉलिसी बन रहा है, जो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्लियामेंट्री लॉज है, उनको सही से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्या होता है, कंटेम्प्ट पावर होता है हाई कोर्ट के पास। कंटेम्प्ट पावर का मतलब क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है उस चीज को। समझ गए। जैसे बहुत सारे मूवी में ऐसा देखा हो ना कि कंटेम्प्ट ऑफ पावर बहुत वर्ड यूज होता है कि मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट पावर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़ा अलग है, कंटेम्प्ट ऑफ पावर मतलब सेम चीजों में आता है लेकिन थोड़ा मीनिंग्स अलग है इनका। तो कंटेम्प्ट ऑफ पावर मतलब वो इन चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है और सही से गाइडेंस करके वो करा सकता है इस चीज को। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा, कितना आर्टिकल हुआ अप्रोक्सीमेटली, हम लोगों का 10-12 आर्टिकल ऐसे हम लोगों को पढ़ना पड़ा कि कौन सा प्रोविजंस में है। तो अगर मेन जो चीज़ है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, ठीक है, जो भी पावर है वो इतना सारा आर्टिकल में कवर हो गया ना। तो अगर ये सब आर्टिकल को हम लोग सही से पढ़ लेते हैं तो जुडिशरी क्या खत्म हो जाएगा, जुडिशरी पढ़ना खत्म। और अगर आर्टिकल हम लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो फंडामेंटल में का राइट जो मेन आर्टिकल से वो पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के लिए जो मेन आर्टिकल है वो पढ़ लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 ऐसे मतलब चैप्टर्स है, 4-5 चैप्टर है जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको सही से पढ़ना होता है और भी डेप्थ में पढ़ना होता है। क्योंकि हम लोग जुडिशरी अभी फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो जुडिशरी है, ठीक है, वो कहाँ से हम लोग बोरो की है एक्चुअली, और कहाँ से एक्चुअली हम लोग मतलब नॉर्मली जुडिशरी को हम लोग अपग्रेड किए। तो अगर जुडिशरी को हम लोग नॉर्मली देखें तो जो बहुत सारे चीज़ हम लोग यूएसए से लिए है, ठीक है, यूके से लिए है और भी बहुत सारे कंट्री से लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब चीज़ मतलब यूएसए के साथ सेम है या यूके के साथ हम लोग एज इट इज़ हम लोग मतलब ले ली, एज इट इज़ नहीं ली है। एक्चुअली हम लोग उनको कुछ चीज़ लिए, जो चीज़ हम लोग को अच्छा लगा वो चीज़ लिए, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी है। मतलब अगर हम लोग यूएस एंड इंडिया का जुडिशरी सिस्टम को देखें तो बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ सेम भी है। ठीक है। यूके का इंडिया का भी अगर जुडिशरी सिस्टम को हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ सेम भी है, बहुत सारी चीज़ डिफरेंस भी है। तो अलग अलग चीज़ होता है। तो हम लोग कुछ डिफरेंस को देखेंगे कि यूएसए एंड इंडिया के बीच में अगर क्या क्या डिफरेंस नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग अगर इंडिया का जुडिशरी सिस्टम को देखेंगे तो इंट्रीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम होता है। इंट्रीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम क्या होता है कि मतलब एक ही छतरी के नीचे सब कोर्ट आ जाता है। एक ही छतरी मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद हो गया हाई कोर्ट, उसके बाद हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब कोई अलग नहीं है किसी से, ठीक है, मतलब सब एक के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली।
तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। लेकिन अगर हम लोग यूएसए का जुडिशियरी देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, डबल सिस्टम कोर्ट होता है। जैसे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ हाई कोर्ट में मतलब कोई भी चीज़ सही ये नहीं हुआ, मतलब कोई किसी का जजमेंट पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहूँगा कि मेरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो मुझे मतलब सही नहीं लगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या होगा, यूएसए में नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेडरल कोर्ट होता है, मतलब स्टेट का जो कोर्ट होता है वो कम्प्लीटली पावरफुल होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए स्टेट का मतलब जो कोर्ट होता है वो पावरफुल होता है, कुछ चीज़ों के लिए जो सेंट्रल का कोर्ट होता है वो पावरफुल होता है। मतलब दो कोर्ट जो है, सेंट्रल का कोर्ट, ठीक है, मतलब जो फेडरल जुडिशियरी है, ठीक है, और जो यूनियन जुडिशियरी है, तो वो थोड़ा अलग है, उनका लॉज भी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशंस भी अलग है। मतलब जैसे होता है ना, मतलब अगर तुम कैलिफोर्निया में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई अगर चीज़ तुम गलत चीज़ करोगे, कोई क्राइम करोगे, तो तुम्हें जितना सज़ा मिल सकता है, हो सकता है कि तुम दूसरे किसी स्टेट में रहते हो, ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट मतलब न्यूयॉर्क में रहते हो या और भी मतलब और भी दूसरे स्टेट जो भी है उस वहाँ पे रहते हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारा जो क्राइम का जो भी सज़ा होता है वो अलग हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉज अलग होता है, ठीक है, बहुत सारे लॉज। तो जैसे इंडिया का क्या लॉज भी सेम है, ठीक है, मतलब पूरा गाइडेंस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक साथ चलते हैं। लेकिन जो यूएसए का है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग चलता है, उनका अलग अलग लॉ होता है, ठीक है, अलग अलग उनका पावर्स होता है उनके लिए, ठीक है। जैसे पिछले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे होता है ना कि एक एक जो प्रोविंस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो एक एक स्टेट के जैसा है, कि उनका अलग फ्लैग होता है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, सब कुछ उनका अलग होता है। तो वो क्या है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं वो फेडरल, मतलब वो डबल सिस्टम कोर्ट है, ठीक है। एक कोर्ट मतलब फेडरल का हो गया, एक कोर्ट हम लोग का मतलब यूएसए का सेंटर का हो गया। दूसरा चीज़ हो गया है वहाँ पे जूरी सिस्टम होता है। जूरी सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी हॉलीवुड मूवी देखोगे तो जब मतलब कोर्ट में जाते हैं तो हम लोगों का जैसा कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे। देखो कि वहाँ पे कैसा कोर्ट होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो जूरी का मतलब क्या है, जज का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं जूरी। मतलब एक जज, अगर सिंगल कोई जज है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जज, ठीक है, और अगर बहुत सारे जज है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जूरी, ठीक है। तो वहाँ पे जूरी सिस्टम चलता है, कहाँ पे चलता है जूरी सिस्टम, यूएसए में, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठेंगे, क्योंकि और जो भी मतलब एक्यूज है उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनको प्रूफ दिखाएंगे, फिर सब लोग मिल के डिसीजंस देंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, जूरी सिस्टम। तो जूरी सिस्टम हम लोग इंडिया में होता नहीं है, लेकिन कोई भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ, मतलब 3 बेंच हो सकता है जज का, या 5 बेंच हो सकता है, 7 बेंच हो सकता है, ठीक है, होता है। लेकिन वो जूरी सिस्टम तो नहीं होता है, हर चीज़ के लिए वहाँ पे जूरी बैठता है, ठीक है। और लेकिन इंडिया में हर चीज़ के लिए जूरी नहीं बैठता है, कोई भी केसेस नॉर्मली एक ही जज देखता है, ठीक है। इंडियन मूवी देखोगे तो एक ही जज होता है, ठीक है, डबल ट्रिपल जज होता ही नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो कोई स्पेशल केस के लिए सिर्फ वो मल्टीपल जज हम लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग बेंच बोलते हैं, जज बेंच। तो जूरी का कंसेप्ट अलग है, बेंच का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। जूरी एक्चुअली हम अगर देखो तो जूरी में क्या होता है कि बायसनेस होने का चांस नहीं रहता है। जैसे अगर कोई भी एक सिंगल जज है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका उस दिन मूड खराब है, तो वो गलत डिसीजन दे सकता है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन इमोशनल तो मतलब इमोशनल 100% कंट्रोल तो नहीं रहता है ना, या गुस्सा हो सकता है उस दिन, या उसका मूड ऑफ हो सकता है, या तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन बायसनेस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है अगर कोई सिंगल जज है। तो अगर मल्टीपल जज है तो क्या है, मतलब सब लोग तो बायस नहीं हो सकते है ना, तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों का मतलब राइट डिसीजंस आने का, तो ये हम लोगों का कह सकते हो कि हाँ मतलब दोनों का अलग अलग फायदा है, दोनों का अलग अलग नुकसान है, तो हम लोगों को दोनों ही चीज़ पता कर लेना है कि हाँ क्या मतलब कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जूरी में क्या होता है कि बहुत सारे जज लगेंगे, ऐसे हम लोगों को इंडिया में जज कम है, ठीक है, जितना सारा केस है पेंडिंग, सोल्यूशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे जज लगा देंगे तो और भी केस नहीं होगा। तो मतलब अपना अपना प्रॉब्लम से, तो हम लोग अभी तो इंडिया में जूरी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो जो है उसी को हम लोग एफिशिएंटली करना है नॉर्मली, ठीक है। और भी अगर देखें इंडिया का और यूएसए का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में, तो हम लोग का जो ये है जज है, कैसे हम लोग अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियन सिस्टम होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है
या हाई कोर्ट का जो जज होता है वो क्या है, एग्जाम देके थोड़ी होते हैं, एग्जाम देके तो जज बनते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पोस्ट में जाने के लिए तो एग्जाम नहीं होता है, वो क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम की क्या है उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना सिर्फ याद रखो कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि CGI जो होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, और भी 4 जज मिला के एक ग्रुप बनते हैं, ठीक है। वो ग्रुप डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ पे रखना है, किसको कौन सा पोस्ट देना है। वो किसके एडवाइस में करते हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइस में करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इसमें कॉलेजियम सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग अगर मतलब जब कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, तो अगर 4 जज मतलब जो बड़े बड़े जज होंगे तो वो किसको अपॉइंट करेंगे, उसका कोई रिलेटिव को अपॉइंट करेंगे, वो आसपास का फ्रेंड को अपॉइंट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, बायसनेस हो जाता है। इसीलिए देखोगे कि जो उनका मतलब फैमिली में उनका जज है तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का जज चल रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज उनका फैमिली में 1-2 हो गया तो सब लोग हाई कोर्ट का जज हो रहा है, ठीक है। तो इनका एक थोड़ा बायसनेस है, तो इनको हम लोग सॉल्यूशंस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे इनिशिएट लेके, ठीक है। तो जब मतलब और भी चीज़ काम करना बाकी है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में क्या होता है, नॉमिनेट होता है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कैसे नॉमिनेट करता है, जो सेनेट होता है, सेनेट मतलब स्टेट में जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटर होता है उसे हम लोग सेनेट बोलते हैं, ठीक है। जो यूनियन में आता है, जैसे हम लोग क्या होता है यहाँ पे क्या MP जाता है कहाँ, पार्लियामेंट। तो हम लोगों का MP किसके हिसाब से बेसिस में होता है कि एक एरिया में अगर 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन से तो वहाँ पे एक MP जाएगा। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में क्या होता है, एक स्टेट से 2 सेनेट जाएगा, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। एक स्टेट से 2 सेनेट जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल में बैठेगा। जो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं वो अलग चीज़, थोड़ा कंसेप्ट अलग है। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंस है उसमें, ठीक है। इंडिया के बीच में और उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, जो उनका वोटिंग सिस्टम क्या होता है, उनका MP कैसे होता है, या उनका जो पार्लियामेंटल सिस्टम, मतलब वो भी तो डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी कैसे चलता है उनका, तो वो पार्लियामेंट चैप्टर में वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी हम लोग जुडिशियरी पढ़ रहे हैं ना, तो जुडिशियरी के डिफरेंस सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या होता है, सेनेट के कन्फर्मेशन में प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये इंडिया के थोड़ा डिफरेंस है, तो उनका भी अलग चीज़ है कि वहाँ पे बायसनेस नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट करेंगे तो फिर, और सेनेट के मतलब कंफर्म होने के बाद ही करेंगे, तो उन पर बायसनेस होने का उतना चांस होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। और एक चीज़ क्या है डिफरेंस की हम लोगों का इंडिया का, और एक चीज़ है कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका जो काम करने का मतलब एज है, मतलब रिटायर होने का एज कितना है, 65 ईयर, और हाई कोर्ट का जज का 62 ईयर। लेकिन यूएसए का जो जज है वो उनका लाइफ टाइम कर सकते हैं, मतलब जितना तक वो, मतलब इसीलिए देखो कि यूएसए का जज जो होता है बहुत बूढ़े होते हैं, मतलब एकदम 80-90 साल का, ठीक है। लेकिन हम लोग का इंडिया का उतना नहीं होता है, ठीक है। 65 ईयर में रिटायर हो जाते हैं या 62 में रिटायर हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसका फ़ायदा नुकसान से है, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा एज हो गया तो उन लोगों का क्या मतलब, सब लोगों का क्या होता है कि जो हम लोगों का मेमोरी होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उतना नॉर्मली सही नहीं होता है। तो वो अलग अलग चीज़ है, क्योंकि वो सही नहीं होता है तो फिर एक्सपीरियंस जज भी नहीं मिलेगा ना हम लोगों को, क्योंकि नया जज तो फिर बड़ा डिसीजंस नहीं दे सकता है। तो दोनों का अलग अलग फ़ायदा नुकसान से, लेकिन फ़ायदा नुकसान बाद में, पहले जान लेते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या और है कि जो भी चीज़, ठीक है, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फेडरल केसेस है, ठीक है, वही चीज़ सिर्फ हम लोग देखते हैं। फेडरल केसेस मतलब जो भी स्टेट का केसेस, स्टेट का जो भी केसेस है, मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस हो गया, ठीक है, या सिविल केसेस हो गया। लेकिन यूएस में क्या होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है ना, जैसे आर्मी के लिए कोर्ट अलग होता है, ठीक है, और नॉर्मली हम लोगों का जो क्रिमिनल कोर्ट जो या जो सिविल कोर्ट है नॉर्मल कोर्ट से होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अलग नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे फेडरल केसेस भी वहीं पे होता है, जो मेरीटाइम केसेस, जो एम्बेसडर का, वो नेवल फोर्सेस का जो भी केसेस रिलेटिंग होता है सब सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं नॉर्मली। और क्या है कि यूएसए का और भी हम लोग क्या देखेंगे, अभी बताया कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, हम लोग सब चीज़ में हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डील कर सकता है। हम लोगों का जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में डील कर सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। सिविल केसेस में डील कर सकता है, अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है या मतलब कोई भी इलीगल काम कर रहा है बिजनेस में,
या क्रिमिनल केसेस में भी कर सकता है, अगर कोई मर्डर कर दिया या किसी ने ब्लास्ट कर दिया तो उसमें केसेस में भी कर सकता है। लेकिन जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ ओनली कॉन्स्टिट्यूशन केस को कर सकता है, सब केस को नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बताया था ना कि जो फेडरल कोर्ट होता है और जो सुप्रीम कोर्ट आता है यूएसए का वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट चीज़ों के लिए बना होता है, ठीक है। सब केस लड़ नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो होता है सिर्फ वही केस लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ देखते हैं, मेन काम तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का भी, जो ओरिजिनल बताया ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और बाद में क्या होता है एपिलेट जुरिडिक्शन भी होता है, ठीक है, और हम लोगों का जो एडवर्सरी जुरिडिक्शन भी होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो केस होता है, ठीक है, या स्टेट के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन हुआ, ठीक है, या कोई भी नेशनल जस्टिस का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो सब चीज़ का कौन देखेंगे, वो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। लेकिन इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जुरिडिक्शंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, मतलब कौन सी जगह में वो डिसीजन दे सकता है। और क्या प्रॉब्लम, और क्या चीज़ है इंडिया में, मैंने बताया ना इंडिया में क्या होता है, जज बेंचेस तो होता है, जैसे जूरी सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेंचेस होता है, मतलब वो हमेशा वार्ड नंबर में होगा, एक जज होगा या 3 जज होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा या 11 होगा या 13 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे होता है अगर 4 जज दे दिए, ठीक है, तो 2 जज बोल रहा है ये करना है, 2 जज बोल रहा है ये करना है, तो फिर तो कोई डिसीजन आगे आएगा नहीं ना, तो फिर तो पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए वार्ड में करते हैं ताकि 3 करें तो 2 जो बताएंगे वही चीज़ होगा, 1 जो बताएंगे वो नहीं होगा, मतलब जो मेजोरिटी जो जज जो डिसीजन देंगे वही चीज़ इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ऑड करने का मतलब वो लॉजिक पता चलेगा कि किस लिए हम लोग ऑड करते हैं, ताकि वो केस पेंडिंग ना हो जाए फिर कि हम बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो फिर वो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है यूएस में क्या होता है, अमेरिकन जज तो एक साथ ही बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो बेंच नहीं होता है, सब लोग एक साथ बैठ के जुरिडिक्शन करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और अभी बताएं कि हम लोग का क्या होता है, हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था ना कि एडवाइजरी क्या होता है, 3 तरह का जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और जो एपिलेट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है इंडिया में हम लोग का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रेसिडेंट उनका एडवाइस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन यूएसए में क्या होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। मोटा मोटा समझ आ रहा है कि हम लोगों का जुडिशरी सिस्टम में क्या है, मतलब हम लोग आर्टिकल पढ़ लिए, मतलब पूरा जुरिडिक्शन पढ़ लिए समझ लो, उसके बाद छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, तभी सब मतलब उसी के अंदर ही चीज़ पढ़ेंगे, जो पढ़ ली है उसी चीज़ों की पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना पहले से, अगर देखो ये जो जुडिशरी चैप्टर है पढ़ने बैठोगे तो 25 पेज या 50 पेज का चैप्टर है, ठीक है, तो लगेगा इतना सारा चीज़ है नहीं, 10-12 तो आर्टिकल है, 10-12 आर्टिकल को सही से समझ लो, उसी आर्टिकल के ऊपर ही तो है सब कुछ, ठीक है। और क्या है इंडिया का जो मतलब ये है जुरिडिक्शन से, तो वहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट बहुत हद तक मतलब वहाँ पे चेंजेस कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब चेंजेस करने के लिए या जुरिडिक्शंस को चेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, मतलब सुप्रीम पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर होता है मतलब जुरिडिक्शंस पावर, ठीक है, जिससे हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर होता है जुरिडिक्शंस पावर, ठीक है। और भी पढ़ेंगे कि जुडिशियरी के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर होता है, ठीक है, सबके जैसे होता है ना हम लोग बैलेंस ऑफ पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या, कुछ पावर जुडिशियरी के कुछ पावर किसके पास होगा, लेजिस्लेटर के पास होगा, लेजिस्लेटर का कुछ पावर जुडिशियरी के पास होगा, एग्जीक्यूटिव के कुछ पावर लेजिस्लेटर के पास होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या है पार्लियामेंट के पास कुछ जुरिडिक्शन पावर होता है, बहुत सारी चीज लॉ को चेंज कर सकता है, सिस्टम को चेंज कर सकता है, लेकिन यूएसए में नहीं कर सकता है, ठीक है, वहां पे उतना पावर नहीं होता है उनका। जो इसका मतलब अब समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी मतलब सब सेम नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी यूएसए का डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, यूके का डेमोक्रेसी अलग है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब सेम नहीं है, डेमोक्रेसी भी बहुत तरह का डेमोक्रेसी होता है। तो इसीलिए ये जब आईआर पढ़ेंगे तभी हम लोगों को सही से समझ आएगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इंडिया में क्यों ऐसा होता है, वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, ताकि हम लोग उनका स्ट्रक्चर जब समझ लेंगे, उनका
इलेक्शंस प्रोसेस समझ लेंगे, उनका जुडिशरी समझ लेंगे, उनका जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो समझ लेंगे, तभी आईआर पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। तो आईआर, इसलिए आईआर बाद में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद। ठीक है, और क्या चीज़ होता है? पहले पॉइंट ए चीज़ डिस्कस किया था, जुडिशियल इंट्री क्या होता है? जुडिशियल इंट्रीग्रेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सेपरेटेड होता है, डबल होता है। ठीक है, एक साथ नहीं होता है। और क्या होता है? जैसे होता है ना कि डिफरेंस पढ़ते पढ़ते हम लोग सब चीज पढ़ लिए जुडिशियरी के बारे में, अभी लग रहा था हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस नहीं, सब चीज आ गया जुडिशियरी के बारे में। जो भी मेन पॉइंट अंदर आ गया ना डिफरेंस में, तो जो भी मेन पॉइंट कवर करना था डिफरेंस पढ़ते पढ़ते कवर कर दिए, यूएसए का डिफरेंस पढ़ते पढ़ते। अब हम लोग कुछ यूके के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और भी चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यूके के साथ अगर डिफरेंस देखें तो इंडिया में क्या है? जूरी सिस्टम तो है नहीं, लेकिन यूके में है जूरी सिस्टम। देखोगे जितना सारा डेवलप कंट्री है जूरी सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे क्या जज थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। हम लोगों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उतना सही से हम लोग नॉर्मली कर नहीं पाते। ठीक है, तो यूके में जूरी सिस्टम है, यूएसए में जूरी सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में क्या है? हम लोग पहले प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ को हम लोग पहले फॉलो करते थे, लेकिन जो मेनका गांधी केस है उनको जब हम लोग मतलब एडवांस लेवल में जब पढ़ेंगे, मतलब हर केस स्टडीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे एक मेनका गांधी के केसेस है, वो केसेस आने के बाद वहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली जस्टिस नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब जो जिसको हम लोग नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल जस्टिस, मतलब एक्चुअली होता है ना कि कोर्ट ने बता दिया ये सही है, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये सच में सही है क्या? हो सकता है कि मतलब, तो वो चीज़ क्वेश्चन करने को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्चुअली नेचुरली जस्टिस मिला या सिर्फ लॉ के हिसाब से मिला। अगर लॉ में बता दिया कि मतलब इसका हाथ काटना जस्टिस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। जस्टिस का मतलब एक नेचुरल भी होना चाहिए। तो इसलिए ये जो जस्टिस चीज़ है ना, ये एकदम तुम सब चीज़ लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये लिखने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है, ये कंडीशन को समझने का चीज़ है, इसलिए जज होता है। नहीं तो फिर हम लोगों का क्या गूगल जैसा आंसर कर देते थे, तो जजमेंट भी गूगल मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना देते तो हो जाता। तो ऐसा है नहीं तो ऐसे फिर बहुत सारे लोग मतलब गलत लोग चले जाएंगे जेल में, और जो लोग मतलब क्रिमिनल है वो बाहर चले आएंगे। ठीक है, हम लोगों का एक मतलब हम लोग एक चीज़ को फॉलो करते हैं इंडिया में जुरिडिक्शंस पे कि 100 मतलब क्रिमिनल, ठीक है, बाहर मतलब छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सही इंसान को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक सही इंसान को बचाने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल छूट जाते हैं। ठीक है, बहुत सब लोग बोलते हैं ना कि क्रिमिनल को सज़ा नहीं मिलता, क्योंकि जज ना जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस नहीं सुनाता है, क्योंकि उनको हमेशा ये रखता है कि मतलब ये बंदा मतलब वो लास्ट तक कोशिश करता है उनको बचाने के लिए कि कोई तो एक पॉइंट बताओ कि तुम मतलब गलत काम नहीं किए हो। ठीक है, इसीलिए उतना हम लोगों का एक बहुत सारा डर होता है सबको कि अगर जज ने गलत डिसीजन सुना लिया, मतलब वो तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम सही हो ना, अगर तुम्हारे पास कुछ भी चीज़ है मतलब तुम्हें प्रूव करने का कि हाँ मैं सही हूँ, तो जज वो चीज़ सुनेंगे। ठीक है, मतलब इसलिए तो डिले होता है ना, कोई भी जजमेंट डिले हो जाता है, डेट पे डेट आ जाता है, मतलब एक्चुअली में नेचुरल जस्टिस देने के लिए, सही जस्टिस देने के लिए। तो हम लोगों को कभी कभी हम लोग गुस्सा भी हो जाता है कि हाँ ये सही नहीं है, मतलब ये क्या चल रहा है, लेकिन अगर फिर ऐसा करेंगे तो फिर गलत लोगों को फिर सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और गलत लोगों को सज़ा मिलेंगे तो फिर क्या होगा? टेररिज्म बढ़ेगा। वही होता है ना कि जो क्राइम किए नहीं है उसको अगर सज़ा दे दोगे तो उनको फैमिली से क्या बनेगा? क्रिमिनल बनेगा ना, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाएगा ना। तो हर जगह प्रॉब्लम है, लेट करो तो भी प्रॉब्लम है, और जल्दी करो तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों को ठीक करना थोड़ा बनता है कि कोशिश करना चाहिए सबको। गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ड्यू प्रोसेस लॉ, वो हम लोग पहले साथ डिस्कशंस किए हैं, ड्यू प्रोसेस लॉ, एस्टेब्लिश लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस लॉ किस बेसिस पे चलता है? नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे चलता है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि मतलब जो एक्चुअली में सही है। ठीक है, तो तुम बोलोगे एक्चुअली में सही में क्या है, तो वो किसी को नहीं पता है एक्चुअली में सही क्या है। ठीक है, वो थोड़ा इमोशंस लगा के सोच के पता करना है। ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक है, कि एक्चुअली में नेचुरल जस्टिस क्या होता है।
ठीक है, वो उनका बेसिक पॉइंट। जैसे होता है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये इसका तो डेफिनेशन कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली है ना, लोगों को सबको पता है, तो लोगों को सबको पता है नेचुरल जस्टिस क्या है, लेकिन उनको लिख नहीं सकते हो तुम वर्ड में, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ क्या होता है, मतलब जो एक्चुअली में होना चाहिए, और प्रोसीड्यूर स्टेबल्स बाय लॉ मतलब जो लॉ में है उसको क्यों करो, ठीक है। जैसे मेनका गांधी में केस में मैंने बताया ना कि जो लॉ में तो हुआ था, ठीक है, लॉ के प्रोसेस में ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो नेचुरल जस्टिस मतलब सही नहीं हुआ था, तो फिर लोगों को लगा नहीं ये तो बहुत दिक्कत वाला बात है, मतलब लॉ को फॉलो करके भी लोगों को गलत जजमेंट आ सकता है, तो हम लोग क्या किए उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करना शुरू कर दिए, ठीक है, कि एक्चुअली में सही में जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ उसी को मानेंगे, ठीक है। और क्या है, इंडिया में क्या है, कॉलेजियन सिस्टम है, और यूके में क्या है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से अलग से, ठीक है, उनको अलग से अपॉइंटमेंट कमीशन बनाते हैं, फिर वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का ट्रांसपेरेंसी उतना होता नहीं है, 4-5 जज मिल के डिसाइड करेंगे, फिर जज कौन बनेगा नेक्स्ट, ठीक है, मतलब उसी के अंदर ही बनते रहते हैं। तो इसीलिए देखोगे ना कि हम लोग नॉर्मली देखते नहीं है कि ये बड़ा जज बन गया है, ठीक है, जो जज मतलब जज का आसपास के लोग ही जज बनते हैं नॉर्मली, कभी जैसे ये तो सुनते हो IAS ऑफिसर बन गया, ये बन गया, और तो लेकिन कभी ऐसा नहीं सुने जज बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का थोड़ा मतलब नेगेटिव चीज़ है हम लोग का यहाँ का, ठीक है, तो ये सब चीज़ है प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी चला रहे हैं, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग, जैसे हम लोग का डेमोक्रेसी क्या है अभी मिडिल एज में है, ठीक है, मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी अभी बड़ा नहीं हुआ है, मतलब अभी बच्चा है, ठीक है, गलत करता है बहुत सारे चीज़, ठीक है। जैसे यूके का डेमोक्रेसी, जापान का डेमोक्रेसी या USA का डेमोक्रेसी, वो क्या है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, मतलब बहुत हद तक वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक समझ आ गया, क्या क्या चीज हम लोग पढ़े, पहला चीज तो पढ़े कि कौन सा आर्टिकल में क्या क्या चीज है, ठीक है, दूसरा चीज पढ़े USA एंड इंडिया के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े UK एंड इंडिया के बीच में जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, यही पढ़े ना। तो इसमें से क्या होगा, मेन चीज कवर हो गया है, सिर्फ अभी छोटा छोटा चीज बाकी है, छोटा छोटा चीज मतलब ऐसा कि जज का अपॉइंट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब तो मतलब बेसिक वाला चीज़ है ना। मेन जो चीज़ है, जैसे क्या होता है कि फंडामेंटल चीज़ कि हम लोग का जुडिशियरी सिस्टम चलता कैसे है, वो तो समझ आ गया, ठीक है। और बाकी जो साइड का चीज़ है कि उसको रिमूव कैसे करते हैं, उनको कितना जज होता है, या उनको अपॉइंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ होता है ना कि कोई भी एक कंसेप्ट जो भी चीज़ है, ठीक है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में तो प्रोसीड्यूर तो लिखा नहीं है ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन एक बेसिक चीज़ दिया हुआ है कि उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है कैसे, उनको आगे कैसे बढ़ाना है जुडिशरी सिस्टम को। यहाँ तक समझ आ गया या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, समझ आ गया या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया? ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? देखो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े, जो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है। उनके पास कंटेम्प्ट पावर होता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं वो, ठीक है, ट्रिब्यूनल बिठा सकते हैं, कोई भी नया कोड बना सकता है, ठीक है। जूरी सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है, बेंच सिस्टम होता है जज का, ठीक है। और क्या पढ़े, और क्या क्या चीज़ हम लोगों को पता चला इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में?
कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम हायरार्की में होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। बट ठीक है, लेकिन मतलब क्यों, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा लग रहा था हाँ ये तो थे ही, लेकिन इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हाँ बहुत सारे ऐसे कंट्री वहाँ पे नहीं है, जैसे यूएस में ऐसा है नहीं, इसलिए जानना भी जरूरी है कि हाँ मतलब ये थोड़ा अलग है, मतलब हम लोगों से और दूसरे जो कंट्री है उन लोगों से। ठीक है, तो अब बताओ कि वेरियस सिग्निफिकेंस रोल दैट द जुडिशरी प्ले। तो जुडिशरी का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? पहले से हम बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मतलब ये सब चीज मतलब वही चीज है, बार बार वही चीज आएगा, इसलिए एक बार में समझ लो। ठीक है, बार बार उसी चीज में आएगा, क्वेश्चंस भी देखोगे तो इसकी आसपास ही घूमते फिरेगा। ठीक है, और क्या काम है? रेट्स को करना, जैसे हॉबिस कर्पस, मैंडमस, ठीक है, आर्टिकल 32, ये सब क्या करते हैं? रेट्स करते हैं। ठीक है, एडवाइस करते हैं। जैसे आर्टिकल 32 में क्या था? कंटेम्प्ट पावर था। ठीक है, कॉपस मैंडमस, ठीक है, ये सब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को या कोई भी स्टेट्स को वो क्या करता है, कोई भी एडवाइस दे सकते हैं उनको बोलने की। जैसे ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी है ना उनका, उस ड्यूटी के बारे में उनको याद दिला सकता है या उनको बोल सकता है ये तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम करो। ठीक है, और क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? आर्टिकल जो 13 में है क्या दिए थे, वही चीज फिर पढ़ रहे हैं। क्या होता है? अगर कोई गवर्नमेंट ने, जैसे देखा ना, घूम फिर के वही चीज आएगा जो चीज हम लोग पढ़ लिए। जैसे मैंने बताया ना, वो जो 10 से 12 आर्टिकल, कितना आर्टिकल पढ़ा मैंने? 10 से 12 होगा। तो 10-12 आर्टिकल अगर पढ़ लोगे, सही से पढ़ लोगे नहीं, समझ लोगे, ठीक है, तो हो गया ना, मेन चीज तो काम हो गया। मतलब अगर तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो डेटा बेसिस है वो पढ़ना पड़ेगा बाद में। तो मेन काम क्या है? आर्टिकल 13 में क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एक लॉ बनाता है जो जनता के लिए सही नहीं है तो क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अनकॉन्स्टिट्यूशंस बता सकता है ना। जैसे ऐसा कोई लॉ बना दिया, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे लॉ बनाने का मतलब किसके पास होता है राइट? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अभी पढ़े थे ना कि जुडिशियरी का कुछ पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट का पावर अब समझ लो जुडिशियरी के पास क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर पास कर भी दिए ना, तो अगर लॉ में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सही नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है, फंडामेंटल चीज ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। समझ आया? तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर होता है। ठीक है, मतलब जैसे एनआरसी आ गया, एनआरसी के ऊपर लॉ बन गया, ठीक है, या जो फार्मर बिल बन गया, बहुत सारे बिल के ऊपर लोग प्रोटेस्ट करते थे ना कि ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ मतलब ये सही नहीं है, तो एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने के अलावा कि सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो। ठीक है, हाँ, केस फाइल करो कि ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिना केस फाइल में भी कर सकता है। ठीक है, मतलब पीआई वो अपना जो अपील्स करके, ठीक है, वो खुद भी कर सकता है इनिशिएट करके, और केस फाइल करोगे तो मतलब उनको याद दिला दोगे तुम, हाँ मतलब ठीक है कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या का पावर होता है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मतलब कोई भी चीज उनको सही नहीं लग रहा है तो उनको ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि ये सही नहीं है, इसको ठीक करो। अगर कोई केस हाई कोर्ट से पास होकर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सही नहीं है तो खुद से ही उसको कम कर सकता है। नहीं, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी केस अगर जजमेंट हुआ, ठीक है, तो सही नहीं है, कौन बताएगा? जो एक्यूज है वो बताएगा ना कि मुझे मतलब इन्होंने मुझे मतलब 10 साल का ये दिया है यार, मतलब जजमेंट दिया है कि 10 साल मुझे जेल में रहना है, तो उनको लग रहा है ये सही नहीं है, मुझे 2 साल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लेकिन 2 साल होना चाहिए क्योंकि मेरे पास ये सब पॉइंट है। हाँ, मतलब गलत कि मैं इस जजमेंट में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सिंपल सा बात है ये, इस जजमेंट में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो इसका और भी मुझे सही जजमेंट चाहिए। सही जजमेंट के जैसे होता है ना कि घर में अगर
किसी ने भाई बहन ने कुछ बताया कि ये करो तो तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर मम्मी पापा के पास जाते हैं कि नहीं वो नहीं करना है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई भी लॉ एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसका तर्जमा कौन देगा? अब मैं तो अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना कोई भी लॉ को, तो उसका तर्जमा मतलब उसका मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो कि ये ऐसा होना चाहिए और मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ये ऐसा है। ठीक है। हाँ, लॉ का जो एक्सप्लेनेशन, लॉ का सही एक्सप्लेनेशन देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है कि इस लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है। मतलब पार्लियामेंट चाहे बना दे कोई लॉ। जैसे पार्लियामेंट ऐसा भी हो सकता है, जो कोई भी एक सुप्रीम पार्लियामेंट कोशिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि डेमोक्रेसी हटा देना है। ठीक है। अब से मोदी रहेगा 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन देना कि नहीं कर सकते हो तुम, वो मोदी बोलेंगे कहाँ पे लिखा है मैं नहीं कर सकता हूँ? कहीं पे तो लिखा नहीं है। ठीक है। हो सकता है ना उनका आर्गुमेंट कि कहाँ पे लिखा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, दिखाओ। जैसे वो जो डिबेट होता है ना बहुत सारे लोगों का कि दिखाओ कहाँ पे लिखा है, तो कहाँ पे दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो खुद से एक्सप्लेन कर सकता है, वो बोल सकता है कि ये सही नहीं है। समझ आया? मतलब वो होता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब उनको पूरा चीज हक है उनको एक्सप्लेनेशन करने का कि कौन सा क्या है कौन सा नहीं है। ठीक है। और क्या चीज होता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास? आर्टिकल 142 क्या पढ़े थे? कंप्लीट जस्टिस। कि सबको क्या चाहिए? कंप्लीट जस्टिस चाहिए। जैसे कोई भी एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है, और वो इंसिडेंट का पीछे हक था, मतलब जो कारण था वो मतलब आम आदमी का नहीं था, मतलब कोई गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई कंपनी लीडर मतलब कंपनी का हो सकता है। जैसे होता है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी पड़े, मतलब अगर सुने हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे कि आम आदमी का बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था ना, मतलब डिजीज को लेके। तो वो एक्चुअली अगर मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ ना कि देखो मैं एक अच्छा आदमी हूँ, ठीक है, मेरा कोई कसूर नहीं है कि भोपाल में गैस लीक हो गया, तो मैं एक आम आदमी सा, मुझे डिजीज हो गया, इस डिजीज के वजह से मुझे इतना पैसा खर्चा हो गया, ठीक है, मैं रास्ते में आ गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तुम बोलोगे ये मतलब इसको ये कर लो, मतलब क्या सह लो। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी होता है कि सह लो, ठीक है, मतलब तुम्हारा लक में ऐसा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सबको जस्टिस प्रोवाइड करना। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुमको मतलब पूरी तरह से तो जस्टिस नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करना कि हाँ मतलब हाँ सजा नहीं। हाँ। तो अगर तुम्हें ऐसा हो गया इंसिडेंट, तो तुम्हारे इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारा लाइफ खराब हो गया है, गरीब बन गए हो, तो तुम्हें कुछ हम पैसा दे सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा जाके तुम कर सकते हो। कंप्लीट जस्टिस बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये तो कहीं पे लॉ पे नहीं लिखा है कि ये करने से होगा, लेकिन इसे बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। समझ आए कंप्लीट जस्टिस क्या है? तीसरा चीज क्या है? कुछ हम लोगों का इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, ये भी पढ़ लिए हम लोग। आर्टिकल में तो सभी चीज था, ठीक है, जो पढ़ेंगे ना डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू सब पढ़ लिए। वो 12 आर्टिकल में क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर पढ़े थे ना, ठीक है। और क्या है? चेक एंड बैलेंसेस, ये भी पढ़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या होता है कि जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट जो भी करना है क्या नहीं करना है वो कौन बताएगा? जुडिशियल बताएगा। तो ये भी यही होता है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, ठीक है। अब होगा प्रोसीड्यूर स्टेबल्स बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रोसीड्यूर स्टेबल्स बाय लॉ जो लॉ है वो हम लोग कहाँ से बोरो किए? ब्रिटिश से, ठीक है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से बोरो किए? वो कंसेप्ट हम लोग यूएसए से, ठीक है। तो दोनों चीज हम लोग बाद में यूएसए से वो चीज बोरो किए, ठीक है। एक्चुअली इसके बीच में क्या है?
जो ड्यू प्रोसेस में लॉ है वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब जो एकदम सही होना चाहिए वही सही है, और जो नहीं है वो नहीं है। मतलब एक थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं जो लिखा है वही करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोसीड्यूर दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है, इनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। क्लियर हो गया? एक और बात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस क्या है कि ये ऐसा होना चाहिए। लॉ में क्या है नहीं पता, जैसे अगर तुम बोलोगे तुम्हें लॉ नहीं पता है, लेकिन मुझे मतलब इस आदमी ने मुझे मारा है ना, तो उसको सजा होना चाहिए। लॉ क्या है नहीं ये मुझे नहीं पता, समझ आया? तो इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, मतलब जो सबको सही लगता है, जो दुनिया को सही लगता है, जो लोगों को सही लगता है, जो ह्यूमैनिटी को सही लगता है, उसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। तो क्या होना चाहिए? नेचुरल जस्टिस होना चाहिए या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए? जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर देखें हम लोग इस्लाम में क्या है, मतलब सऊदी अरब का कानून देखोगे तो कोई अगर मतलब कोई भी अगर ये किए है, मतलब सेक्सुअल एब्यूज किए तो उनको क्या है, फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है। या उनमें तो अलग चीज होता है कि मतलब गला तक मिट्टी के अंदर डाल दो फिर पत्थर दे के मारो, ठीक है। तो वो क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मतलब वो एक बार गलती की है तो एक बार उसको मतलब इतना तो सजा नहीं देना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मली होता है कि इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस। जो एक्चुअली जस्टिस क्या है तो वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से फॉलो होता है, ठीक है। सरिया लॉ अलग है, ठीक है। डेमोक्रेसी लॉ अलग, जैसे देखो डेमोक्रेसी में इतना डिफरेंस है तो जो ऑटोक्रेसी है उसमें कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब अगर डेमोक्रेसी हाँ, तो अगर हम लोग जैसे देखते हैं ना यूएसए यूके सब डेमोक्रेसी है, फिर भी इतना डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बाकी जब कंट्री के साथ हम लोग देखेंगे तो देखेंगे और भी बहुत सारी चीज जुड़ी, जैसे हम लोग बाकी उतना लॉ नहीं पढ़ना पड़ता है बाकी कंट्री के बारे में। मेनली हम लोग यूएसए एंड यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में नॉर्मली पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं यूके एंड यूएसए के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ बोरो किए यूके एंड यूएसए से किए, ज़्यादा चीज़ सीखे जो है ना यूके एंड यूएसए से ही सीखे। हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो यूएसए या यूके ही जाते हैं, कमाने भी जाते हैं तो यूएस एंड यूके जाते हैं, मतलब ज़्यादा रिलेशन हम लोगों के साथ यूके एंड यूके के साथ है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग उनके जैसे है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। इंग्लिश भी बात करते हैं हम लोग ज़्यादातर, क्या यूएस इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, यूके इंग्लिश तो जितना उतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे? क्या होता है, आर्बिट्री होता है प्रोसीड्यूर स्टेबल। आर्बिट्री मतलब जो एग्जीक्यूटिव बोलेंगे उसी का हाथ पावर होता है सब चीज करने का, ठीक। कुछ चेंज हो नहीं सकता है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस लॉ वो क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर दोनों के पास होता है। आर्बिट्री एक्शंस बोथ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कर सकता है। मतलब उनका जो प्रोसेस बनाने का काम वो एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, लेजिस्लेटर भी कर सकता है। समझ आया? अब होगा प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। अभी तो बार बार पढ़ रहे थे नेचुरल जस्टिस। अभी है क्या है नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस क्या है? नो मैन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ट्स। मतलब किसी को ऐसा नहीं कि इन जैसे देखो ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि अजमल कसाब जो थे, ठीक है, अजमल कसाब नाम सुना हो? अजमल कसाब मतलब वो जो मुंबई अटैक में जो शामिल था, ठीक है, 7 में से एक जो पकड़ा गया था। तो सब लोग बोल रहे थे उनको क्यों मतलब जज के पास लेके जा रहे हो, उनको क्यों लॉयर दे रहे हो, वो डायरेक्ट फांसी लगाओ, क्या सोच रहे हो इतना, ठीक है। इतने लोगों को मारा है, सब लोगों ने देखा है ना, कि पूरा इंडिया ने, पूरा दुनिया ने देखा है कि उन्होंने ही गोली चलाई सबके ऊपर, फिर भी उनको लॉयर दे रहे हो, उनको फिर कोर्ट में लेके आ रहे हो, उनका फिर डिबेट क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि नेचुरल जस्टिस नहीं होगा अगर तुम उसको लॉयर नहीं दोगे। वो क्या बोलेगा कि तुम अपना मन मर्जी कर लिए, मेरे बात सुने ही नहीं, तुम मेरा पर्सपेक्टिव नहीं सुने, तुम मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब किसी का बात नहीं सुन के जजमेंट नहीं दे सकते हो तुम जितना बड़ा भी क्राइम कर लो तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुना जाएगा। जैसे नाथुराम गोडसे को जब मतलब सजा हुआ ना, जो महात्मा गांधी को मारे थे, सब लोग बोले थे क्या कर रहे हो, फांसी लगाओ डायरेक्टली, ठीक है, उतना क्या सोचना है। तो उनको भी लॉयर दिए,
तो उनको भी लॉयर दिया गया था ना, उनका भी पर्सपेक्टिव सुना गया था कि तुम क्यों किए ऐसा। पर्सपेक्टिव क्या? हाँ, तो जो भी पर्सपेक्टिव था वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सुना जाता है, ठीक है, जो भी काम करो सुना जाएगा, मतलब किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा उनका बात नहीं सुन के। और क्या है, नो मैन शैल बी जज ऑफ द हिज ओन केस, मतलब सिर्फ उसके बेसिस पे वो जज नहीं होगा कि इस आदमी ने बहुत खराब काम किया है तो इसको ज्यादा सजा दो, ऐसा नहीं। एक बैलेंस करना है कि सबके साथ कैसा होता है, अगर इस लेवल का सजा, इस लेवल का क्राइम है तो मतलब कोई पर्सनल अटैक नहीं करना है किसी को, ठीक है, कि आप पर्सनल बेसिस में जजमेंट नहीं देना है कि ये बहुत खराब है, पाकिस्तानी है, टेररिस्ट है, या मुस्लिम से, या कोई भी नीची जाति है, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा, मतलब पर्सनल बेसिस पे नहीं होगा। दूसरा चीज, एन अथॉरिटी शैल एक्ट द बोनाफाइड, ठीक है, विदाउट एनी बायस, मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुस्लिम्स हो और हिंदू का जो लव मैरिज का जो लव जिहाद चल रहा है उसका जजमेंट तुम अपने हिसाब से दे दिए, ठीक है, हो सकता है ना। या जो राम मंदिर का जो भी केस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसका जजमेंट तुम अपने बेसिस में दे दिए, मतलब मैं हिंदू हूं तो हिंदू के सपोर्ट में दूंगा, तो ऐसा बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बायस मतलब गुड फेथ्स होना चाहिए, तुम्हें कोई भी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि तुम कौन हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम्स हो या क्या हो, वो चीज तुम्हारा जजमेंट में दिखना नहीं चाहिए। अगर जजमेंट में दिख रहा है तो इसका मतलब तुम सही जजमेंट नहीं दे रहे हो, तो ऐसा होता है नेचुरल जस्टिस में, समझ आया। फिर होता है जुडिशियल पेंडेंसी। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जुडिशियल पेंडेंसी क्या होता है कि जज क्या है, हम लोगों का केस, एक एक केस 10 साल तक चलता है, 15 साल तक चलता है ना, जजमेंट नहीं आता है, लोग मरी, मतलब उनको 10-20 साल के एज में उन्होंने क्राइम किया और वो उनका डेथ भी हो गया, उनका जजमेंट भी नहीं आया, ठीक है। किसी का जमीन का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कि भाई भाई के बीच में, उनका 20 साल हो गया, जमीन का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है, मेन किस कारण वजह से होता है, पहला तो काम है शॉर्टेज ऑफ द जजेस, ठीक है, जो पीपीटी में जो भी लिखा है वो दिखाई दे रहा है सही से। तो एडजमेंट का मतलब क्या होता है कि इस केस का जजमेंट नहीं आया एक डेट तक, दूसरे डेट में फिर इसका जजमेंट सुनाया जाएगा, इसका मतलब यही होता है, यही है ना, कि 10 तारीख को दोबारा इस केस को डिस्कस किया जाएगा। और क्या होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, मतलब कोर्ट का मतलब जो ऑफिस है वो है नहीं, ठीक है, इसलिए वो हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कोर्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जो जज लोग हैं उन्हीं को मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि कोर्ट संडे बंद रहता है तो संडे भी खोलेंगे, दिन में भी खोलेंगे, रात में भी खोलेंगे, कर ही सकते हैं ना, ऐसा क्यों कि ऐसा। हाँ तो एक ही बिल्डिंग में 2 जज रखेंगे तो बिल्डिंग बनाना नहीं पड़ेगा ना, खर्चा कम हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ आया। जैसे एक ऑफिस में 3 जज बैठ सकते हैं ना, 3 बिल्डिंग अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गया, टाइम भी कम लगा, सिर्फ क्या लगा, जज का सैलरी लगा, बाकी चीज़ बच गया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं और जज तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो बढ़ाना पड़ेगा, और भी चीज़ ऐसे कर सकते हैं। और क्या, रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग को सही जज नहीं मिलता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या बोलते हैं कि जज है नहीं अच्छा जज, चलो रिटायर्ड जो जज हो जाता है उनको अपॉइंट कर लो, ठीक है, उनको काम कराओ ना, हाँ पुराना वाला जज, ठीक है, मतलब वो यूएसए वाला सिस्टम करने की कोशिश कर रहा है कि रिटायर मत करो, ठीक है, सही है ना, कर सकते हैं ना। तीसरा चीज क्या, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफली सिस्टम, मतलब हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ना, गवर्नमेंट मतलब बना रहा, ऑलरेडी बना दिए, ठीक है, LIMBS जिसको बोलते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, मतलब इतना, जैसे कोर्ट में क्या होता है, फाइल भरा हुआ रहता है तो बहुत सारी दिक्कत होता है ना, फाइल ढूंढने में, कहाँ खो गया क्या हो गया, तो ऑनलाइन में सब रख दो, टाइप करो मिल जाएगा,
ठीक है, कितना आसान हो गया, डिजिटल बन जाएगा सब, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। हाँ, पढ़ो, जज बोल रहे कौन सा पेज में, 22 पेज में खोल रहे, कौन सा लाइन पढ़ रहे हो, ये लाइन पढ़ रहे, तो क्या कंप्यूटर में क्या करेंगे, कौन सा तुम्हारा जजमेंट नंबर क्या है, मतलब एक होगा ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ जजमेंट, टाइप करोगे पूरा डॉक्यूमेंट खुल गया, कौन सा क्या पढ़ रहे हो ये वाला आर्टिकल, तो कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे, मिल जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है। तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना काम करने का। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब कर रहे गवर्नमेंट, कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट की है, और टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। हम लोग स्लो चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक दिन में तो देश अच्छा हो नहीं जाएगा ना, जैसे एक फैमिली को भी अच्छा होने में 10-15 साल लग ही जाता है, 10 साल, तो एक देश को सही होने में तो भी टाइम लगेगा ना। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अब छोटी छोटी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके कंसल्टेशंस में करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो जज है उनका कंसल्टेशंस के बाद करता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का लगा ये अच्छा जज है इसको कर दो, ऐसा नहीं। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है उनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके मतलब किन के कंसल्टेशंस में, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और हाई कोर्ट का जो जज होता है उनका कंसल्टेशंस लेना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। और जो बाकी जज होता है उनको कैसे अपॉइंट करते हैं, उसको भी अपॉइंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। किसके एडवाइजरी में, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, उनका कंसल्टेशन के बाद करते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे थोड़ा बायसनेस हो सकता है ना, ऐसे, ठीक है, ये डाउट है इसमें। और जो हाई कोर्ट का जज है उसको कैसे अपॉइंट करते हैं, सेम चीज कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। कैसे, जो सीजीआई है और गवर्नर जो है स्टेट का, उसका कंसल्टेशन लेने के बाद। समझ आए, गवर्नर का भी जरूरी है ना, जिस स्टेट में वो गवर्नर है उसको भी तो जरूरी है उसका कंसल्टेशन लेना। गवर्नर पता है ना क्या है, क्या है गवर्नर, कौन है गवर्नर, क्या होता है, जो जैसे स्टेट में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन, प्रेसिडेंट। तो कोई भी प्रोविंस या कोई भी राज्य का हेड कौन होगा, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं गवर्नमेंट्स को, लेकिन उसका गवर्नमेंट का हेड कौन आता है, गवर्नर, क्लियर। और बाकी जज को कैसे अपॉइंट होता है, बाकी जज भी सेम तरह से अपॉइंट होता है सीजीआई के कंसल्टेशंस के बाद, और जो हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस, उनका कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट होता है, क्लियर। और फिर आगे कॉलेजियम सिस्टम, इतने टाइम से कॉलेजियम पढ़ रहे हैं, तो पता कर ही लेते हैं कॉलेजियम है क्या, ठीक है। कॉलेजियम क्या है कि कमेटी बनते हैं, कौन किनकी कैसे बनते हैं कमेटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो मिला के एक डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा जज को कहाँ पे अपॉइंट करना है, और क्या बताओ, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करता है, सीनियर जज को। हाँ, सब जितना सारे जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंसल्ट किसका अपॉइंट करने के लिए, चीफ जस्टिस और सीनियर जज को लेता है, जो भी लगता है अपॉइंट करने के लिए सिर्फ लेते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट नहीं करते हैं। जज तो हो गया, जैसे देखो, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले क्या करा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उनको जब अपॉइंट करेंगे तो किन का कंसल्टेशंस लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का बाकी जज है ना, सब लोग तो चले नहीं गए, तो उनका लेंगे, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज भी या सुप्रीम कोर्ट का जज, दोनों सबका कंसल्टेशंस लेने के बाद सीजीआई अपॉइंट होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का बाकी जज कैसे अपॉइंट होता है, सीजीआई तो है ऑलरेडी, और बाकी कुछ जजेस होंगे तो उनका लेंगे, और फिर हाई कोर्ट का भी लेंगे। मतलब सबको, किसी को भी अपॉइंट करो, सबका कंसल्टेशन लेना जरूरी है, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। समझ आया। जैसे अगर हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करोगे तो फिर किसका,
CGI का तो लोग प्लस गवर्नर का भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेट का है ना मैटर, ठीक है। प्रेसिडेंट ही करते हैं लेकिन गवर्नर को कंसिडरेशन लेने के बाद, अगर बाकी जज करेंगे तो उनको कैसे करेंगे, बाकी अगर जो CGI का लेंगे और गवर्नर का लेंगे, और चीफ जस्टिस तो है तो चीफ जस्टिस का भी ले लेंगे, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा। क्लैरिटी आया नहीं आया? मतलब देखो, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और बाकी अदर्स जज, 3 तरह का जज हो गया, 4 तरह का जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज। तो चारों में से किसी को भी अपॉइंट करोगे तो बाकी 3 का लेना पड़ेगा और प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेंगे। स्टेट के लिए गवर्नर का लेना पड़ेगा और सेंट्रल के लिए ना हो गया। हाँ अलग नहीं पाए। हाँ हाँ, समझ आए? फिर होगा कॉलेजियन सिस्टम। कॉलेजियन सिस्टम बार बार पढ़ रहे थे तो समझ लेते क्या है कॉलेजियन सिस्टम, क्या है। कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और सीनियर 4 और सीनियर जज होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहुत से 25 जज है, उसके बाद जो 100 सबसे सीनियर जज होता है, उनको लेके एक क्या बोलते हैं, कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज को कहाँ पे ट्रांसफ़र करे, ठीक है, हाई कोर्ट में कहाँ पे किसको क्या रखे, वो एक ये बनते हैं, कमेटी बनते हैं, वो कमेटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। समझ आए कॉलेजियन सिस्टम क्या है? अपॉइंट तो हो गया, अपॉइंट तो हो गया। किसी जज को वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट में भेजना है या मुंबई का हाई कोर्ट में भेजना है, हर वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं आएगा ना, ठीक है। तो कौन करता है? कॉलेजियम करता है। समझ आया? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या होता है? नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, पर्सनल पैट्रोनेज होता है, प्रिविलेंस फंक्शन होता है ना। हाँ, जैसे मेरे देखो मैं सीनियर जज हूँ, ठीक है, 4 सीनियर जज CGI कॉलेजियन सिस्टम में, तो जिनको उनको पसंद आएगा कि हाँ ये मतलब मेरा बात सुनता है तो उसको कर देंगे, या उनका फैमिली मेम्बर है या उनका कुछ रिलेशन है या कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? नेपोटिज्म हो जाता है, वो खुद ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। करप्शन भी होता है, लेकिन हम लोगों को बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए। और भी बहुत सारे दिक्कत है, ठीक है, तो कर नहीं पा रहे। तो सोचेंगे ऑल इंडिया सर्विस कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे IAS ऑफिसर बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाते कि मतलब जो होता है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, इंडियन जुडिशियल सर्विस कर सकते हैं ना, तब तो बहुत टैलेंटेड लोग जाएंगे। समझ आए? तो ये सब चीज़ करना है, ठीक है, आइडिया है सब लोगों का, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो उतना आसान नहीं होता है ना, जो पुराना चीज़ को ब्रेक करके। हाँ, वो और भी एक आइडिया है इसके, जैसे टीचर में भी कर सकते हैं ना। जैसे IAS ऑफिसर का रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस है। तो टीचर के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विस होना चाहिए ना, जो इंडियन ट्यूटर सर्विस या इंडिया टीचर सर्विस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ हम लोग सेंट्रल से आए हैं, मतलब तभी तो मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट जाएंगे ना वहाँ पे टीचर बनने के लिए। तो जो भी हम लोग को चाहिए, जहाँ पे अच्छे लोग चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना है। जैसे साइंटिस्ट के लिए भी करना चाहिए, जैसे अभी किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए है, डॉक्टर के लिए है। जैसे CDS है, कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विस, CDS के लिए UPSC लेते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट सर्विस के लिए है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, डिफेंस के लिए है नेशनल डिफेंस एकेडमी या कंबाइंड डिफेंस CDS जो है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS जो है। कंबाइंड मेडिकल सर्विस मेडिकल के लिए है, लेकिन टीचर के लिए होना चाहिए, जुडिशियरी के लिए भी होना चाहिए ना। जैसे मेडिकल ऑफिसर बनते तो एडुकेटर ऑफिसर भी बनेंगे ना, जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। हाँ, तो अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे लोग आएंगे, टैलेंटेड लोग उस डिपार्टमेंट में, तभी तो ग्रो करेगा ना कंट्री। या साइंटिस्ट के लिए ऐसा होना चाहिए, जो इंडियन साइंस जैसे होता है ना, IIT है तो IIT से जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे साइंटिस्ट को, जैसे किसी को अगर ISRO में जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे अगर जो साइंटिस्ट का एक एग्जाम होगा
जो लोग टॉप करेंगे उनको इसरो भेज देंगे, किसी को डीआरडीओ भेजेंगे, तभी तो इसरो में डीआरडीओ में अच्छा अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा। अभी क्या हो गया, अभी तो कहाँ से साइंटिस्ट जाते पता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई चाहे करना। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनते हैं तो अपने एजेंडा लेके आते हैं ना, कि मैं क्या करने वाला करूंगा अगर मैं मतलब सरकार में आया तो नया पॉलिटिकल कोई पार्टी बनाएगा, वो भी बताएगा अगर मैं आया तो मैं ये चीज़ करूंगा। तो उनको अगर कोई सब किसी को पसंद आएगा तो फिर उनको सरकार बनाएंगे, फिर करेंगे। जैसे मोदी ने बताया था मैं आर्टिकल 370 हटा दूंगा, एनआरसी लेके आऊँगा, राम मंदिर बनाऊंगा, इसका वो एजेंडा था ना, वो कर रहा है वो चीज़, वो एजेंडा लेके ही तो आया था। हाँ, तो कोई पार्टी अगर ये सब एजेंडा लेके आते हैं तो करेंगे भी। ठीक है। जज को हटाते कैसे, रिमूवल के किस बेसिस पे करते हैं? अगर वो मिसबिहेवियर कर रहा है, बायस हो रहा है, या उनका मेंटल खराब हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, मतलब ऐसा होता है ना, ब्रेन फेल हो गया है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हम लोग उनको, कोई भी जज को हटा सकते हैं। क्लियर? तो जज को हटाना उतना आसान नहीं है। जज को ट्रांसफर कौन करता है नॉर्मली? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और कौन करता है? लैकुना इन ट्रांसफर ऑफ द जज, जैसे होता है ना कॉलेजियन सिस्टम से भी करते हैं। कॉलेजियन सिस्टम का जो अपग्रेड वर्जन है वो क्या है? लैकुना। ठीक है, तो वो बाद में हम लोग एडवांस में देखेंगे क्या क्या चीज़ वो चीज़ है। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब एडवाइस में करते हैं, लेकिन वो कॉलेजियन सिस्टम मेनली वो चीज़ को करते हैं। जुडिशियरी को क्या अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना, कि कर क्या रहे हो, इतना सारा क्रिमिनल हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है सही से लोगों को, 10 साल तक बैठे जस्टिस नहीं मिल रहा है। मेरा ज़मीन था, मेरा भाई के साथ झगड़ा था कि मुझे ज़मीन दे के मैं घर बनाऊंगा। ठीक है, मेरा मरने का वक्त आ गया है, मेरा ज़मीन का जमाला ख़त्म नहीं हुआ, तो ये जस्टिस थोड़ी है, नहीं है ना जस्टिस, नेचुरल जस्टिस तो है नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होना चाहिए जज को, जो भी चीज़ उनको करना है सही से करना है, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जज में क्या होता है, करप्शन होता है नॉर्मली। तुम लोगों को लगता है जज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत करप्शन होता है। ठीक है, मिसबिहेव करते हैं, पावर, अपना पावर यूज करते हैं, स्लो, जैसे होता है ना, जैसे कोई भी मतलब स्लो होता है तो ऐसे, और उनको जानबूझ के भी स्लो कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बेल में, मतलब वो क्राइम किए है लेकिन बेल में घूम रहा है, 10 साल से बेल में ही घूम रहे हैं। ठीक है, मर जाएगा तो भी बेल में ही रहेगा, तो ऐसे मतलब डिले करते करते, तो इसमें क्या जस्टिस, हाँ, तो जस्टिस ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे एक्चुअली में ऐसे जस्टिस नहीं होगा, एक्चुअली में तो ये जस्टिस है नहीं। और इसका और भी एक कारण है कि उनको मतलब उनको जो इम्पीच करना, हटाना थोड़ा टफ है ना, आसानी से हटा भी नहीं सकते हो। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं हम लोग अगर करप्शन रोकना है हम लोगों को? पहला तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी हर जगह आता है कि अगर आगे बढ़ना है तो है टेक्नोलॉजी, और हम लोगों को किसी को साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सबको WBCS बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को क्या बनना है, साइंटिस्ट किसको बनना है? तो जैसे हम लोग, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग जैसे कल डिस्कस कर रहे थे ना, सैटेलाइट लॉन्च करें, तो इंडिया में हर जगह ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करें कि कहीं भी क्राइम हो ना तो सैटेलाइट का फोटो जूम करके देख ले कि किसने एक्सीडेंट किया, किसने चोरी किया। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तभी होगा ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो भी जजमेंट का जो भी प्रोसीड्यूर है उसको लाइव कर सकते हैं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ताकि बायसनेस ना आए, सबको देखे कि एक्चुअली चल क्या रहा है कहाँ पे। तो जज भी थोड़ा अलर्ट रहेगा कि नहीं सही से देना है, ज़्यादा डिले करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, गाली देंगे कमेंट में। ठीक है, तो फिर पब्लिक, ऐसा होता है ना, पब्लिक पीपल्स रूल, पब्लिक जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है,
तो बहुत सारे कोर्ट में हो रहा है ऐसा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, हाई कोर्ट में भी हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है। बहुत सारे जज कर रहे हैं लाइव, ठीक है, बहुत सारे जो जैसे होता है ना, जैसे हम लोगों को लगता है हाई कोर्ट और एक ही जज होगा और सब होगा एक जगह, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रूम होता है ऐसे, यहाँ पे एक जज बैठता है, यहाँ पे एक जज बैठता है, यहाँ पे एक जज बैठता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं मतलब ये कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 ऐसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। तो बहुत सारे कोर्ट में हो रहा है ऐसा, बहुत सारी जगह नहीं हो रहा है, अभी होगा, टाइम है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, बार एसोसिएशन जो होता है, बार एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि एक बार एसोसिएशन जो लॉयर होता है, जो जज होता है, उनका मेंबर बनना पड़ता है लॉयर या जज होने के लिए, ठीक है। मतलब तुम अगर लॉ का डिग्री लिए हो तो तुम वकील मतलब ये नहीं हो, मतलब केस नहीं लड़ सकते हो किसी के बिहाफ में। जब तुम बार काउंसिल का मेंबर बनोगे, बार एसोसिएशन का, तभी तुम एक केस लड़ सकते हो एज ए लॉयर। तो उसके लिए फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब उसको वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसे बार एसोसिएशन मेंबर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, एमबीबीएस करने के बाद तुम डॉक्टर ही नहीं कर सकते हो, उसके बाद एक एग्ज़ाम देना होगा तुम्हें, वो सर्टिफाइड करेंगे, हाँ अब तुम डॉक्टर चेकअप कर सकते हो, तो ट्रेनिंग के बाद होता है, ठीक है, समझ आया। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो थोड़ा हम लोग करप्शन को थोड़ा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग जुडिशियल को बेहतर बनाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू तो है ही ऑलरेडी, सही से कर ही सकते हैं जुडिशियल रिव्यू को। पीआईएल कर सकते हैं, पीआईएल मतलब जैसे होता है ना, अभी क्या करते हैं बहुत सारे लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल फाइल कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनको पर्सनल फ़ायदा के लिए, ठीक है, उनको फेमस बनना है या उनको किसी का तरह फ़ायदा मिलेगा, उनका अगर केस वो ले लिए तो उनके बिहाफ में वो केस कर दिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी का 10 बीघा ज़मीन अटका पड़ा है, ठीक है, वो मतलब केस वेस कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगा रहे मैं इसको बिहाफ में कर देता हूँ फाइल, ठीक है, फिर वो उनको बोलूँगा कि हाँ मैं केस जीता तो मुझे आधा देना, तुम आधा ले लेना। तो ऐसे बहुत सारे घपला चल रहा है, ठीक है, कोर्ट जुडिशरी में। तो ये सब चीज़ों को कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के क्या करना चाहिए, जो पीआईएल जो लेना चाहिए वो राइट पीआईएल को लेना चाहिए। राइट मतलब ऐसा नहीं किसी पर्सनल एजेंडा के बेसिस में लेना चाहिए। जो मैंने बताया ना पीआईएल का एक्चुअली मकसद क्या है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे लेना है, ठीक है। फिर एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या होता है, बहुत बार डिस्कशंस किए, क्या होता है, जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग जज होता है ना कि तुम्हें मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, मूवी में सुने हो, और मतलब लॉयर को बोलते हैं सुने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब मेरा पावर जो है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिसएग्री डायरेक्शंस और ऑर्डर, रीड्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट विल बी ब्रीच एंड द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। माने कोर्ट का अगर कोई भी चीज़ तुम ब्रेक कर रहे हो, मतलब कोर्ट कोई ने जैसे पुलिस को बताया कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर इसको इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेजना है, अब पुलिस भेज ही नहीं रहे 2 महीना तक, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है कि तुमने कोर्ट का बात को नहीं सुना। समझ आया क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? मतलब जैसे किसी को जैसे और एक चीज़ होता है, ठीक है, मतलब तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट के जाके बताया कि एक आदमी है वो मुझे घर में आके धमकी दे रहा है, ठीक है, मतलब टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, तो पुलिस को कोर्ट ऑर्डर देगा कि जाके तुम ठीक करो ये प्रॉब्लम, क्रिमिनल जो प्रॉब्लम है वो जाके उसको सबक सिखा के आओ। पुलिस कुछ कर ही नहीं रहे, उसको ऑर्डर दे दिया फिर भी। तो अगर ऐसा नहीं सुन रहा है बात ना, मतलब कोर्ट का बात जो भी ऑर्डर हो रहा है उसको फॉलो नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, वो कोई भी हो, ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, एसपी हो, कोई भी हो, मतलब कोर्ट के सामने, ठीक है, सब नीचे, ठीक है। कोर्ट जब जो बताएंगे तो उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का ऑर्डर अगर तुम फॉलो कर नहीं रहे हो, कोर्ट का जजमेंट फॉलो। जैसे और भी हो सकता है ना कि एक घर का झमाला चल रहा है, ठीक है, जो ये घर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, कोई भी कब्जा करके बैठा है, तो कोर्ट ने बताया कि तुम घर खाली करोगे और इसको दोगे, और वो खाली कर नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है, उनको जेल भेज सकता है कि तुमने कोर्ट का बात सुना नहीं, ठीक है।
और एक चीज़ है कि इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है, और एक प्रॉब्लम है हम लोग का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, ज़्यादातर बहुत कम वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब जज जो है ज़्यादातर मतलब मेल जज है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कम जज है। मतलब आज तक अगर तुम देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है पूरा मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 11 जज बना है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी सब फीमेल। मतलब आज तक पूरा इंडिया का फ्रीडम होने के बाद 71 ईयर में, सब फीमेल है। और बाकी 3 तो बना है 2021 में। मतलब बाकी इतना सालों में सिर्फ 8 ही बना था, ठीक है। अब समझ आया कितना कम हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है कि गलत मतलब जो जजमेंट हो सही से नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि फीमेल का प्रॉब्लम सही से समझ सकते हैं ना, मतलब अगर सही से जस्टिस देना है, सही से करना है, या जो बेंच होगा तो बेंच जो जैसे 5 जज का बेंच होगा तो 3 मेल होगा 2 फीमेल होगा, तभी तो एक कंबाइंड डिसीजंस आएगा ना सही वाला। तो ये सॉल्यूशंस नहीं है ना कि मतलब जैसे गांव में पंचायत जैसा अगर जजमेंट दे तो फिर ऐसे, हाँ तो हाई कोर्ट या जो हम लोग जुडिशरी बोलते हैं इनका होने का क्या फ़ायदा है। तो हम लोग पंचायत में सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है, जरूरत नहीं होगी, फैमिली में यूज हो जाएगा। हाँ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग और क्या जैसे और क्या बेहतर चीज़ कर सकते हैं, एक तो बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस, जैसे IAS बनते हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं या फॉरेन ऑफिसर बनते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कोर्ट बना सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट बना सकते हैं ना कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम वर्चुअल कोर्ट में सॉल्यूशंस कर लेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है, अभी क्या होता है कि एक ही कोर्ट में सब चीज़ हो रहा है। मतलब मर्डर का केस भी इसी केस में हो रहा है, मतलब क्रिमिनल सब चीज़ एक ही चीज़ में हो रहा है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो रहा है, चाइल्ड एब्यूज़ भी वहीं पे हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ वही हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो भी एक एक एक्ट के अलग, जैसे होता है ना जो फीमेल वाला जो इशूज़ है, मतलब मतलब हम लोगों का जो मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ वाला जो केसेस है वो एक कोर्ट में होगा तो फास्ट होगा ना, ठीक है। या जहाँ पे चाइल्ड वाला इशूज़ हो रहा है तो वहाँ पे होगा तो वो फर्स्ट होगा। ज़मीन वाला जहाँ पे चल रहा है ज़मीन वाला होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा अगर ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करें थोड़ा थोड़ा करके तो और भी बढ़ा सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, रीजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, एक ही बेंच होता है, ठीक है। तो अगर वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम दिल्ली में बैठ के क्या समझोगे, नहीं समझ सकते हो ना। जितना भी तुम डेटा पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो रीजनल एरिया में अलग अलग बेंच बनाओगे, अलग अलग जज का बेंच बनाओगे, तभी तो समझ सकते हो ना कि इस जगह में क्या प्रॉब्लम है और क्या एक्चुअली में जस्टिस क्या होना चाहिए, ठीक है। बना के बैठ जाए। हाँ तो ये सब चीज़ करना है, ठीक है। तो यही था जुडिशल। और कुछ छूटा या और कुछ पढ़ना है, और कुछ बाकी है पढ़ने के?